नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका खास शो पसंदीदा वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों की जिसका असर होता है दुनिया के अलग अलग देशों पर। और हम सिर्फ खबर आपको नहीं बताते, बल्कि बताते हैं उस खबर का पूरा हर एक हिस्सा, पूरी एबीसीडी करते हैं पोस्टमार्टम। आज हम जिन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं आज क्या कुछ है आपके लिए खास। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे दुनिया में आने वाले महाप्रलय की। जी हां, बीजिंग से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल ईरान को लेकर खड़ा हो गया। बाहर से ट्रंप का चीन दौरा सफल दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने अब युद्ध की आहट तेज हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के शीर्ष अधिकारियों ने ईरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू करने की योजना तैयार कर दी। चीन से लौटते समय ट्रंप ने खुद एयरफोर्स वन में यह साफ कर दिया कि ईरान का नया शांति प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर शुरुआत ही पसंद नहीं आती तो वो उसे सीधे खारिज कर देते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि हालात बिगड़ने पर हमले तेज करने की पूरी योजना तैयार है। अब दो सूत्र हैं जिनके अनुसार एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगले हफ्ते तक हमले फिर से शुरू हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। इजराइल और अमेरिका जमकर तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से हालात बनते दिख रहे हैं उससे ये तो साफ है कि इस बार जो जंग होगी वो और भी ज्यादा भयंकर होगी और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। आखिर अमेरिका और इजराइल की तैयारियां कहां तक पहुंची? दोनों देशों ने हमले के नए नए टारगेट कैसे सेट कर लिए? इसके अलावा अमेरिकी इजराइल अटैक को लेकर रूस चीन का आखिर रुख क्या रहता है, बताएंगे आपको इस खबर से जुड़ा हुआ हर पहलू। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच दोस्ती की कवायद की, जो पूरी तरह से नदारत एक भरोसे है। कैसे दो महाशक्तियों के बीच में नई नई दोस्ती की कोशिश को पलीता लगा दिया गया एक वाक्य ने। बड़ी ही सनसनीखेज और हैरान करने वाला एक तरह से सीन था जब चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने चीन से लौटते वक्त वहां मिले सारे के सारे गिफ्ट्स कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। जी हां, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम एक भी गिफ्ट लेकर एयरफोर्स वन में चढ़े ही नहीं और इसे चीन का भयानक अपमान बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल एयरफोर्स वन पर चढ़ने से पहले चीनियों की तरफ से मिले तमाम गिफ्ट्स, जिनमें मोबाइल फोन से लेकर अलग अलग सामान थे, उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। ये खबर उस गहरे अविश्वास को उजागर कर देती है जो अभी भी अमेरिका और चीन के रिश्तों की पहचान बना हुआ है। व्हाइट हाउस पूल के एक पत्रकार हैं, उनके अनुसार बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट से जैसे ही रवाना होने की तैयारी थी, ठीक उसके पहले इन तमाम चीजों को विमान की सीढ़ियों के पास में रखे एक कूड़ेदान में फेंक दिया गया। ये घटना तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात की और उसके बाद में बीजिंग का अपना 2 दिवसीय हाई प्रोफाइल दौरा पूरी तरह से कहा जाए खास बनाया और वापस अमेरिका के लिए वो लौट रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये कि जहां भरोसा नहीं वहां दोस्ती आखिर कैसे? इतना ही नहीं, चीन के दौरे पर गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस भी घर पर ही पहले छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि जो उनके पास में स्मार्टफोन थे वो भी साधारण मोबाइल फोन से ही एक तरह से काम चला रहे थे, उनके पास में कोई ऐसा स्मार्ट गैजेट नहीं था। आखिर अमेरिका और चीन में इतना गहरा अविश्वास क्यों है और ऐसे में अमेरिका चीन की दोस्ती की बात बेमानी आखिर क्यों है? करेंगे इस पर भी विस्तार से चर्चा। और वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे एलियंस के रहस्यमय संसार की। अमेरिका सरकार ने पहली बार यूएफओ यानी रहस्यमय उड़ाने या रहस्यमय उड़ने वाली चीजों से जुड़ी कई गोपनीय फाइलें जनता के लिए जारी कर दी। अब अमेरिकी वॉर डिपार्टमेंट ने इन तमाम दस्तावेजों को, वीडियो और तस्वीरों को सार्वजनिक वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिन्हें अब कोई भी बगैर किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के देख सकता है। अमेरिकी सरकार ने इस पहल को परस्यू नाम दिया, जिसका मकसद है यूएफओ या यूएपी से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ में जनता तक पहुंचे। अब अमेरिका यूएफओ की जगह यूएपी
शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। यूएपी, इसका अर्थ क्या है? इसका है अज्ञात असामान्य घटनाएं, यानी ऐसी रहस्यमय घटनाएं जो हवा, समंदर, अंतरिक्ष या फिर जमीन पर दिखाई देती हैं, जिनकी साफ पहचान ना हो सके। इन फाइलों को जारी करने से व्हाइट हाउस, नासा, एफबीआई, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और एएआरओ नाम की विशेष जांच एजेंसी भी इसमें शामिल है। एएआरओ को अमेरिका की यूएफओ जांच यूनिट माना जाता है और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में कई और फाइलें जो सार्वजनिक कर दी जाएंगी। हालांकि सरकार ने यह भी माना है कि जारी की गई कई घटनाओं की जो वैज्ञानिक जांच है वो अभी पूरी नहीं हुई है, यानी सरकार के पास कई सवालों के जवाब अभी है ही नहीं। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में आगे विस्तार से। आइए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से बारूद बिछ चुका है? क्या अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक प्लान तैयार कर लिया है? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उठने वाली चिंगारी पूरी दुनिया को महाविनाश में झोंक सकती है? ये सवाल दरअसल इसीलिए है कि बीजिंग से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदल गए। चीन दौरे की मुस्कान गायब हो गई और अब वॉशिंगटन में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा है, ईरान। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, जिसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के जो शीर्ष अधिकारी हैं, उन्होंने ईरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू कर दिए। ऐसी तैयारी भी की जा रही है। आने वाले वक्त में इनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। अगर बातचीत विफल रहती है तो योजना बड़ी है। चीन से लौटते समय डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एयरफोर्स वन में यह साफ कर दिया कि ईरान का नया जो शांति प्रस्ताव है उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर शुरुआत ही पसंद नहीं आती तो वो उसे सीधे खारिज कर देते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी क्लियर कट स्पष्ट कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई दोबारा से शुरू की जा सकती है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हालात बिगड़ने पर हमले तेज करने की पूरी योजना है। अब सूत्रों के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगले हफ्ते तक हमले फिर से शुरू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल और अमेरिका जमकर तैयारी कर रही है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर बातचीत नाकाम हुई तो ईरान पर फिर से हमले हो सकते हैं और यही वो खबर है जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया में प्रलय आएगा? आइए आपको बताते हैं। दरअसल उसकी अलग अलग संभावनाएं हैं। तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात है। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट से अब एक बार फिर से दुनिया सहम गई है। अब समझिए कैसे। दरअसल ईरान पर हमले की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही लौटे हैं तो बीजिंग से लौटते ही उनका वॉर मोड ऑन हो चुका है। अमेरिका, इजराइल ने बाकायदा टारगेट अपने सेट कर लिए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन उसे तैयार किया जा रहा है। अगर यहां पर बातचीत नहीं बनी तो सबसे बड़ा वॉर जोन बन जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब तेल की खाड़ी से क्या तबाही उठेगी, लोगों के मन में बड़े सवाल यही है। दुनिया पर क्या परमाणु खतरा मंडराने लगा है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर शांति वार्ता फेल हुई तो युद्ध होना तय है और इस बार जो युद्ध होगा वो बहुत भयंकर होगा, बहुत खतरनाक होगा। अब बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग कैमरों के सामने मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन एयरफोर्स वन में बैठते ही ट्रंप का फोकस बदल गया और अब निशाने पर आ गया है फिर से ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ संकेत दिए कि उन्हें ईरान का नया शांति प्रस्ताव पसंद नहीं। मतलब बातचीत की मेज अब कमजोर पड़ रही है और मिसाइलों की भाषा मजबूत हो रही है। दरअसल अमेरिका और इजराइल की चिंता जो है वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है और वॉशिंगटन बार बार इस बात को लेकर डर रहा है कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो भाई आने वाले वक्त में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट परमाणु बारूद की ढेर पर बैठ जाएगा। और इसीलिए अब लिमिटेड स्ट्राइक की जरूरत नहीं है बल्कि डीप टारगेट अटैक की तैयारी की बात हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर हमला हुआ तो ये हमला आखिर होगा कहां? सूत्र और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जो कहती हैं उसके अनुसार अमेरिका और इजराइल की नजरें ईरान के उन ठिकानों पर आ गई है जहां पर परमाणु गतिविधियां, जहां पर मिसाइल प्रोग्राम्स ईरान के और ईरान की सैन्य कमांड सिस्टम जिन स्थानों पर मौजूद है वो टारगेट है। इजराइल और यूएस के नए टारगेट जरा समझिए मिडिल ईस्ट में किस रूप में ईरान को टारगेट कर रहे। ईरान में प्रचंड प्रहार की तैयारी है और उस प्रचंड प्रहार के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है।
निशाने तय हो चुके हैं, टारगेट सेट किए जा चुके हैं। निशाने पर ईरान की न्यूक्लियर ठिकाने हैं जो लगातार जिसकी चर्चा होती रही। नतांज न्यूक्लियर प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की तबाही का प्लान है। पिछले साल भी हमने देखा था 2025 में इसी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर टारगेट किया था। इसके अलावा यूएस और इजराइल प्लान कर रहे हैं कि ईरान का जो फोर्डो अंडरग्राउंड साइट है उस पर भी इस बार प्रहार किया जाए, भीषण प्रहार किया जाए। इसके अलावा जो बड़ी रिसर्च सेंटर है इस्फान में, उस पर भी घातक प्रहार की तैयारी यूएस और इजराइल ने कर रखी है। और बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो अराक हैवी वाटर रिएक्टर बचने वाला नहीं है, वहां पर तबाही होना तय है। निशाने पर तेहरान के आसपास मौजूद तमाम सैन्य कमांड सेंटर्स भी हैं और ये कहा जाए कि सैन्य कमांड नेटवर्क्स भी हैं जो लगातार आईआरजीसी बढ़ा रहा है और उसी को तोड़ने की कोशिश अब यूएस और इजराइल की है। ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे दरअसल पूरी तरह से खत्म करने का प्लान अब यूएस और इजराइल कर चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित है ऐसा नहीं। अगर जंग भड़कती है तो समझिए पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी, क्योंकि इस युद्ध का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यही है वो समंदर का रास्ता जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, जिसे फिलहाल ईरान ने बंद कर रखा है और जाहिर सी बात है इसे खोला नहीं गया। और दोबारा जंग शुरू अगर हुई तो पहले से ही महंगे हो चुके तेल की कीमतें अब तो आसमान छू जाएंगी। दुनिया में जो हालात हैं पहले ही महंगाई का स्तर है, लेकिन अगर यहां पर युद्ध हुआ तो दुनिया में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात बन सकते हैं और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई सुपर पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो सकता है और अमेरिका इसीलिए चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर हाल में खुला रहे, लेकिन ईरान साफ कह चुका है, क्योंकि ईरान समझ चुका है कि यही एक तरह से वो नब्ज है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो अमेरिका और इजराइल को कंट्रोल कर लेंगे। अगर हमला हुआ तो जवाब भी करारा होगा। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ डराने की रणनीति है या फिर सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। मिडिल ईस्ट पहले ही कई मोर्चों में बढ़ चुका है और एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया। अगर ये युद्ध हुआ तो पूरा का पूरा क्षेत्र आग के घेरे में घिर सकता है। कैसे अब हॉर्मुज पर आर पार वाली स्थिति है वो भी जरा आपको बता देते हैं। कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इस पूरे युद्ध का एक तरह से हॉटस्पॉट बन चुका है। दुनिया की जो तेल सप्लाई है उन पर सबसे बड़ा खतरा है। फुल इमरजेंसी से दुनिया में घबराहट है और यही वजह है कि अमेरिका का अगर वार हुआ तो ईरान पलटवार कर देगा, यानी कि कोई रुकने वाला नहीं है। फ्यूल इमरजेंसी अगर हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अगर ईरान हमले को फेस करेगा तो जवाब और घातक होगा, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये कि मिडिल ईस्ट में विनाश की बारूद एक तरह से बिछ चुकी है। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल है, टकराव किस रूप से लगातार बढ़ रहा है ये स्पष्ट नजर आता है। अब सवाल ये, क्या हिजबुल्लाह और हुती भी मोर्चा खोल देंगे? चारों तरफ से ऐसे ही हालात नजर आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर जंग हुई तो क्या दुनिया पर तेल संकट का बोझ बढ़ जाएगा? क्या दुनिया तेल संकट देखेगी आने वाले वक्त में? रिपोर्ट्स दरअसल कहती है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इनमें मरीन, पैराट्रूपर्स, एयर डिफेंस यूनिट्स और नौसेना के तमाम युद्धपोत भी शामिल है। यानी अमेरिका सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि जमीन पर पूरी तैयारी कर चुका है। और इजराइल भी लगातार अपनी एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को एक्टिव मोड में रखे हुए हैं। उधर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीधा और बिल्कुल करारा होगा। मतलब अब कोई भी छोटी सी भी गलती पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकती है। और सबसे बड़ा डर है, अगर युद्ध लंबा खिंचा तो परमाणु हथियारों की चर्चा सिर्फ ये कहा जाए कि चर्चा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वो एक बड़ा रूप अख्तियार करेगी। हालांकि अभी किसी देश ने परमाणु हमले की आधिकारिक बात नहीं की, लेकिन दुनिया बखूबी जानती है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकता है। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय देश तक लगातार तनाव कम करने की अपील करते रहे, लेकिन जमीन पर जो तैयारी दिख रही है वो शांति की नहीं बल्कि बड़े संघर्ष का संकेत देती हुई नजर आती है। क्या दुनिया बारूद के ढेरे पर है और क्या वो बारूद कभी भी सुलग सकता है? बड़ा सवाल ये।
दरअसल खाड़ी में एक बार फिर से सैन्य गतिविधियां नजर आ रही हैं और ये गतिविधियां काफी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर देखी जा रही हैं। अमेरिकी एयरबेस पर एक बार फिर से सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी के बीच में अमेरिकी एयरबेस पर मूवमेंट्स नजर आती हैं और हाई अलर्ट पर 50,000 अमेरिकी सैनिक इस दौरान कहा जाए स्टैंड बाय में मौजूद हैं। वही इतना ही नहीं, ईरान समर्थित गुटों की भी हलचल इस दौरान तेज नजर आती है। ईरान की चेतावनी क्या है? ईरान की चेतावनी है कि जवाब जरूर मिलेगा। अगर गुस्ताखी की तो इस बार करारा जवाब दिया जाएगा, जो अभी तीव्रता है उससे और भी कई गुना ज्यादा। अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से एक्टिव किया जा चुका है, ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। इतना ही नहीं, समंदर में भी अमेरिकी युद्धपोतों की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। सबसे अहम बात यह कि क्या यूएन की अपील जो है वो भी अब बेअसर हो गई और यही वजह है कि तनाव बरकरार है। अब दुनिया पर एक बार फिर से एटम बम का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। ट्रिगर पर पूरी दुनिया की नजर है और बात यह कि आखिर ये ट्रिगर सबसे पहले कौन दबाएगा, अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान कितना संजीदा है, ये इस बात से स्पष्ट पता चल जाता है कि हॉर्मुज को लेकर यूएन में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। यूएन में ईरान के मिशन ने चेतावनी दे दी कि जो भी देश इस प्रस्ताव को समर्थन देंगे वो किसी भी नए सैन्य तनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी साझा करेंगे। और ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो इस प्रस्ताव के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की झूठी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी कह दिया गया कि किसी भी देश को बाद में राजनीतिक या कूटनीतिक बहाने से जिम्मेदारी से बचने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि चीन ने भी अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर कड़ा रुख दिखाया है। चीन के यूएन राजदूत ने यह साफ साफ कहा कि प्रस्ताव का कंटेंट और टाइमिंग दोनों सही नहीं है और इसे पास करना फिलहाल मददगार नहीं होगा। इस पूरे प्रस्ताव में ईरान से हमले रोकने की मांग की गई, लेकिन माना जा रहा है कि चीन और रूस इसे वीटो कर सकते हैं। दोनों देश भले ही पहले भी ऐसे प्रस्ताव को पक्षपाती बताकर रोक चुके हैं। अब ईरान का क्या ये कड़ा अल्टीमेटम है? बड़ी बात ये, यूएन में अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव पर जमकर बवाल होता हुआ नजर आता है। आपको बताते हैं कैसे। देखिए, यूएन पहले भी अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव पर बवाल हो चुका है। यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, ईरान का अमेरिका पर झूठा समर्थन जुटाने का आरोप है। ईरान की चेतावनी से वैश्विक तनाव और बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें तो चीन ने भी दरअसल अमेरिका के प्रस्ताव पर सवाल उठा दिए। अब चीन की तरफ से कहा गया है कि टाइमिंग और कंटेंट दोनों ही पूरी तरह से गलत हैं। अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव पर वीटो चीन और रूस लगा सकते हैं, यह भी दावा किया जा रहा है और इसी बात की चिंता अमेरिका को है। दूसरी तरफ जो यूएन की सुरक्षा परिषद है, वहां पर अब एक तरह से महाशक्तियों की जंग यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यूएन को भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ मानते नहीं हैं। पूरी दुनिया की नजर है अगले कुछ दिनों पर, क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर आसमान में लड़ाकू विमान दिखाई देने लगेंगे? क्या हॉर्मुज से तेल निकलेगा या फिर मिसाइलें? क्या ट्रंप खुद को वॉर प्रेसिडेंट के तौर पर पेश करेंगे या आखिरी वक्त पर डिप्लोमेसी जीतेगी? फिलहाल हालात तो यही कह रहे हैं कि दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां पर एक तरफ शांति की अपील और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। दुनिया ने इराक देखा है, अफगानिस्तान देखा है, सीरिया देखा है, लेकिन इस बार अमेरिका और ईरान के सीधे टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति सब कुछ बदल सकता है। फिलहाल सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है या आखिरी वक्त पर कूटनीति इस आग को बुझा देगी? उम्मीद तो कुछ इसी तरह से नजर आती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। देर लेत मन संक न धरई, कल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतुगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, ये दरअसल मित्रता यानी कि दोस्ती को परिभाषित करती हैं। चौपाइयों का अर्थ ये है कि जो भी मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखने से बड़ा पाप लगता है। और इसके अलावा अपने पहाड़ के समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र के छोटे से दुख को भी पहाड़ जैसा समझे, वही होता है सच्चा दोस्त। और सबसे बड़ी बात,
कि जो भी असली मित्र होते हैं वो लेन देन के दौरान मन में कोई शंका नहीं रखते, और जब मित्र पर विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उससे 100 गुना स्नेह बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों ने तो ऐसे मित्रों को ही सच्चे मित्र की संज्ञा दी। लेकिन अब आप हैरान रह जाएंगे कि आज हम वर्ल्ड नाउ में रामचरितमानस की चौपाइयों की आखिर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो पूरी कवायद है वो आपको अमेरिका और चीन के बीच में जो नई नई दोस्ती पनपती हुई नजर आ रही है ना, उनके तमाम जो कयास नजर आ रहे हैं उनको समझाने के लिए है। क्या वो अमेरिका और चीन कभी एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं जिनके बीच में दोस्ती की सबसे बड़ी शर्त यानी भरोसा ही नदारत है? आखिर हम इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि दोनों के बीच में भरोसे नाम की कोई चीज दरअसल है ही नहीं, और ऐसे में दोस्ती की कोशिश परवान नहीं चढ़ सकती। इसे समझने के लिए आपको जाननी होगी वो बड़ी खबर जिसने अमेरिका चीन के बीच की दोस्ती की कवायद की नींव हिलाकर रखी है। दरअसल दो महाशक्तियां, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, और ऊपर से मुस्कुराहट, हाथ मिलाना, बिल्कुल वैसे ही जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं। हाथ मिलाना, दोस्ती की बातें करना, लेकिन दिल नहीं मिलना, दिल में भरी कड़वाहट। अंदर ही अंदर ऐसा शक, ऐसा डर कि मेहमान बनकर गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन से मिला हर सामान, हर तोहफा, सब कुछ कूड़ेदान में फेंक दिया। जी हाँ, फेंक दिया। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच की जो मुलाकात हुई, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसने दुनिया को यह बता दिया कि भाई अमेरिका और चीन की दोस्ती अब बढ़ रही है। ये दोस्ती सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है। कहानी सिर्फ गिफ्ट फेंकने की नहीं है, कहानी है दरअसल अविश्वास की, कहानी है जासूसी के डर की, और कहानी है उस अदृश्य जंग की जो दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच में लगातार चल रही है। शक की दीवार और दोस्ती में दरार हो गई है क्या? आइए आपको बताती हूँ दरअसल बड़ी खास बातें क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंचे थे बीजिंग। अपना दौरा पूरा करने के बाद में बीजिंग एयरपोर्ट पर जब वो लौट रहे थे तो क्या हुआ, जब यहाँ पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लौटे तो हाई वोल्टेज एक्शन नजर आया। अब हुआ ये कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कई सामान फेंक दिया कूड़ेदान में। अब आप कहेंगे कूड़ेदान में फेंका हो सकता है कुछ यूजलेस सामान हो, नहीं। दरअसल ये चाइना की तरफ से जो गिफ्ट अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को दिए गए, वो गिफ्ट सीधे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए गए। उन गिफ्ट को नष्ट कर दिया गया। स्टाफ के बर्नर फोन कूड़ेदान में डाल दिए गए, और वहां से जो तमाम पहचान पत्र दिए गए थे, जो लैपल पिन दिए गई थी, उन्हें नष्ट कर दिया गया। अब न्यूयॉर्क पोस्ट की, व्हाइट हाउस की एक रिपोर्टर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। संवाददाता है एमिली गुडिन, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जानकारी दी कि चीन में बनी किसी भी चीज को ले जाने की परमिशन अमेरिकियों को नहीं है। चाहे बात वो गिफ्ट हो, चाहे बात वो बैचेस हो, चाहे बात वो पिन हो, सब कुछ डस्टबिन में डाल दिया गया। ये एमिली गुडिन ने जानकारी दी, जो ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरे काफिले के साथ में पहुंची थी बीजिंग। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यानी समझिए जो दोस्ती की मेज पर बैठे थे अमेरिका और चीन के दिए हुए एक पिन तक पर अमेरिका को भरोसा नहीं था। बीजिंग दौरे के दौरान सिर्फ तनाव ही नहीं बल्कि कई बार टकराव भी साफ तौर से देखने को मिले, जैसे टेंपल ऑफ हेवन में जब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट को रोक दिया गया, और इसकी वजह यह थी कि एजेंट अपने साथ में सुरक्षा के सामान्य प्रोटोकॉल के तहत एक हथियार लेकर जा रहा था। अब अमेरिका ने कहा कि यह राष्ट्रपति सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, लेकिन चीन ने कहा नियम सबके लिए एक जैसे हैं। आपका प्रोटोकॉल होगा अमेरिका में, ये बीजिंग में, चीन में नहीं चलने वाला। बस फिर क्या था, दोनों देश के अधिकारी आमने सामने आ गए और उसके बाद में जैसे तैसे स्थिति को कंट्रोल किया गया। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप के काफिले में शामिल अमेरिकी प्रेस और एडमिन स्टाफ को चाइना के अधिकारियों ने कवरेज करने से भी रोक दिया। अमेरिकी पत्रकारों और चीनी सुरक्षा कर्मियों के बीच में इस दौरान भी बहस हुई, ना सिर्फ बहस बल्कि धक्का मुक्की तक हो गई। पूल रिपोर्ट के अनुसार इस असहमति के कारण लगभग 90 मिनट की देरी हुई, जिसके बाद आखिरकार मीडिया को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश की अनुमति मिल गई। अब रिपोर्टर्स के अनुसार ये जो अनुमति है, ये यूएस और चीनी अधिकारियों के बीच में हुई एक तीखी बहस के बाद में। दुनिया कैमरे पर तो मुस्कुराहट देख रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे भरोसे की लड़ाई एक तरह से चल रही थी। कैमरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन अंदर तो टकराहट है। कैमरे पर भली जो मुस्कुराहट नजर आ रही है वो एक
ट्रस्ट डेफिसिट को जरूर दर्शाती है। बीजिंग में अब यूएस चाइना का टकराव जो है वो आमने सामने भी नजर आया। ये कहा जाए कि जो भले ही दूर दूर पे भी नजर आता हो, जब आमने सामने आए तब भी हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं थे। दोनों देशों में सुरक्षा कर्मियों में भी गहरा तनाव हुआ। प्रोटोकॉल को लेकर सुरक्षा अधिकारियों के बीच में यहां पर तनातनी देखने को मिली। इतना ही नहीं, पत्रकारों तक को भी एक तरह से सुरक्षा कर्मी चाइना के रोकते हुए नजर आए। बहस के दौरान बाकायदा कैमरा गिर तक गया, ये भी जानकारी सामने आई। और जिस जगह पर बैठक हो रही थी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में भी जमकर हंगामा हो गया। कैमरा जमीन पर गिरा और इसके साथ ही गूंज सुनाई दी, गेट आउट। सुरक्षा अधिकारियों के बीच में 90 मिनट तक बहस हुई और बताया जा रहा है कि कैमरे पर भले ही मुस्कुराहट दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टकराहट साफ तौर से देखी गई। क्योंकि चाहे बात पत्रकारों की हो, चाहे बात अधिकारियों की हो, चाहे बात यहाँ पर गए जो तमाम बड़े बड़े सीईओज थे, वो भी बहुत ज्यादा संतुष्ट और खुश नहीं है। ये तो बीजिंग में चरम पर पहुंचे तनाव की बात हो गई और चीन के उपहारों को कूड़ेदान में डालने का मामला हो गया। इससे पहले खबर यह आई थी कि चीन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी अधिकारियों ने डिजिटल लॉकडाउन के साथ में एंट्री ली थी। जी हां, दरअसल खबरें ये हैं कि ट्रंप के साथ में यात्रा पर गए कई अधिकारी तो अपने पर्सनल फोन और लैपटॉप तक नहीं लेकर गए। उसकी जगह वो ऐसे डिवाइसेस लेकर गए जो एकदम क्लीन थे, जिनका एक्सेस बहुत सीमित था। यानी जिन डिवाइसेस में जरूरी डेटा नहीं था, वो डिवाइसेस को यात्रा के दौरान जासूसी, हैकिंग और डेटा चोरी होने पर रोक लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। आखिर अमेरिकी सरकार ऐसा करती क्यों है, आपको ये भी समझाते हैं। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आई है, शक की दीवार है और यही वजह है। उसमें बताया जाता है कि चीन में दरअसल हर चीज को शक की नजर से अमेरिका एक तरह से देखता है। दावा यह किया जाता है कि चाहे बात फोन हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो, यानी कि कोई भी गैजेट्स हो, उन्हें एक तरह से बड़े खतरे के तौर पर माना जाता है। चीन में हर चीज को शक के लिहाज से ही क्यों देखता है अमेरिका? क्योंकि एक तरह से पुराना इतिहास है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि जिस होटल में ठहरे, होटल का वाईफाई नेटवर्क पर भी अमेरिकी एजेंसियों को शक रहा। फॉक्स न्यूज रिपोर्ट में बाकायदा अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया। चीन को बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क एक तरह से चीन ही है। अमेरिकी अफसरों को पहले से ही कई बार सख्त चेतावनी दी जाती है कि ये मानकर चलिए हर एक्टिविटी पर एक तरह से नजर रखी जा रही है। डिजिटल डेटा चोरी हो सकता है, हमेशा इस बात का डर है। इतना ही नहीं, सीक्रेट सर्विसेज के जो पूर्व एजेंट्स हैं, उनकी कई बार सुरक्षा की ऐसी तमाम परतें भी खुलती हुई नजर आई। चीन दौरे पर अमेरिकी टीम हमेशा ही हाई अलर्ट मोड पर रहती है। यानी आप ये समझिए कि बड़े यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि ताइवान, ईरान या जो तमाम अलग अलग जो ट्रेड है उसको लेकर आगे सहमति बने, लेकिन भरोसा नहीं है। दरअसल डिजिटल लॉकडाउन केवल फोन और लैपटॉप तक सीमित नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जो चार्जिंग डिवाइसेस हैं, अमेरिकी साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों ने यात्रियों को अनजान यूएसबी पोर्ट या चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग भी ना करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि इससे जासूसी से जुड़े जो जोखिम है वो साफ तौर से बढ़ सकते थे। इससे डेटा चोरी हो सकता था, डिवाइस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते थे, ऐसे तमाम अलग अलग तरह के मॉलवेयर्स इंस्टॉल हो जाते थे। अब अमेरिकी न्यूज एजेंसी के अनुसार कुछ अधिकारी और कार्यकारी गोल्डन इमेज डिवाइस एक तरह से लेकर जा सकते हैं, जो पहले से कॉन्फ़िगर किए गए फोन और लैपटॉप होते हैं, जिनकी सुरक्षा टीम यात्रा से पहले और बाद में छेड़छाड़ की जांच के लिए एक तरह से कर सकती है। हालांकि चाइना के जो दूतावास है, उन्होंने इन तमाम दावों को खारिज एक तरह से जरूर कर दिया। अब ये यूएस का डिजिटल लॉकडाउन भी जरा समझिए। यूएस का डिजिटल लॉकडाउन क्या है? दरअसल सिर्फ फोन, लैपटॉप नहीं बल्कि चार्जर के भी एक तरह से शक के घेरे में आ जाता है। ये दावा किया जाता है कि कोई भी अनजान यूएसबी पोर्ट से डेटा चोरी होने का खतरा होता है। यही वजह है कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को लेकर अमेरिकी एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। ये भी कहा गया है कि डिवाइस में चुपके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे किसी भी पब्लिक यूएसबी या चार्जिंग स्टेशंस का या किसी अननोन चार्जर का इस्तेमाल नहीं करना है। विदेश यात्रा पर जो अफसर गए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उन्हें सीधे सीधे सख्त हिदायत है,
साइबर प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए स्पेशली गाइडलाइंस जारी की गई। हर डिजिटल एक्टिविटी पर नजर हो सकती है, ये क्लियर कहा गया। अमेरिकी अधिकारी एक तरह से गोल्डन इमेज का इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन इमेज डिवाइस इसे कहा जाता है, जो यात्रा से पहले और बाद में बेसिकली उनकी बाकायदा सिक्योरिटी जांच होती है और ये उनको खास तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर रिश्ते इतने अच्छे ही हैं तो फिर गिफ्ट डस्टबिन में क्यों डालेगा? अगर भरोसा इतना ज्यादा ही है तो निजी फोन घर पर क्यों छोड़ दिए गए? अगर दोस्ती वाकई में इतनी सच्ची है तो सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे को शक की नजर से आखिर क्यों देख रहे हैं? असल में अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो अब उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हाथ तो मिलते हैं लेकिन उंगलियां हमेशा ट्रिगर पर होती हैं। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात ने दुनिया को एक बार फिर ये जरूर याद दिला दिया कि महाशक्तियों की दोस्ती में मुस्कान जरूरी हो सकती है लेकिन भरोसा अब सबसे महंगी चीज बन चुका है, क्योंकि जहां रिश्ते दिल से नहीं डेटा, ताकत और शक से तय होते हो उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है। और चलिए बढ़ते हैं अब अगली स्टोरी की तरफ। बात कर लेते हैं उस रहस्य की जिसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक हलचल मचा दी है। समंदर की गहराइयों में आखिर छिपा क्या है? क्या अमेरिका के तटों के पास में सचमुच हजारों रहस्यमयी वस्तुएं घूम रही हैं? क्या ये एलियन तकनीक, सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट है या फिर इंसानी दिमाग का भ्रम? एक ऐप जिसका नाम है एनिग्मा, उसने दावा किया कि अगस्त 2025 से अब तक अमेरिका के समंदर के तटों के पास 9000 से ज्यादा रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स देखे गए। इन वस्तुओं को दरअसल यूएफओ कहा जाता है, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। हालांकि अब इन्हें यूएसओ भी कहा जा रहा है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीजें जो पानी के अंदर भी चलती हैं, हवा में भी उड़ सकती हैं। हम आपको बताएंगे यूएसओ आखिर होता क्या है, एनिग्मा ऐप कैसे काम करता है, अमेरिकी नौसेना आखिर क्यों अब चिंतित है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या समंदर की गहराइयों में एलियन टेक्नोलॉजी छिपी हुई है? दरअसल अब तक दुनिया यूएफओ के बारे में सुनती आई थी, यानी एक ऐसी उड़ने वाली वस्तु जिनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन अब चर्चा यह है कि यूएसओ काफी एक्टिव है। यूएसओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसी रहस्यमय वस्तुएं समंदर के पानी के अंदर दिखाई देती है लेकिन जिनकी पहचान ना हो सके। अब दावा ये किया जा रहा है कि ये जो वस्तुएं हैं ये बहुत तेज गति से चलती हैं, इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और इतनी तेज कि ये अचानक दिशा बदल सकती हैं। पलक झपकते ही, कोई समझ भी पाए उसके पहले ही ये अपना अचानक दिशा बदल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि ये पानी से हवा में और हवा से पानी में बगैर किसी रुकावट के आ जा सकती है। अब दावा किया जाता है कि विशेषज्ञ इन्हें ट्रांस मीडियम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी ऐसी चीजें जो अलग अलग माध्यमों में काम कर सकती हैं। आम पनडुब्बियों को पानी से बाहर आने में समय लगता है, विमान पानी के अंदर चल नहीं सकता, लेकिन यूएसओ को लेकर दावे ये हैं कि दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। यूएसओ का रहस्यमय संसार लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। आखिर ये यूएसओ क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दावा ये किया जाता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पानी के अंदर एक तरह से नजर आते हैं या पानी के अंदर दिखने वाली रहस्यमय वस्तुएं, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा ऐसा, लेकिन ऐसा असल में एग्जिस्ट करता है। ऐसी तमाम वस्तुएं जो तुरंत पहचान में नहीं आ पाती, अगर आप नंगी आंखों से या सेंसर से अगर देखने की कोशिश करें तब जरूर नजर आ जाएगी, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे वो तेज स्पीड से चल सकती है, तेज स्पीड से दिशा बदल सकती है, पलक झपकते ही, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप उसे समझ पाएं उसके पहले आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी। पानी से हवा में भी आने का दावा किया जा रहा है
और हवा से वापस समंदर में भी जाने की क्षमता है इनकी, जिन्हें एक तरह से ट्रांस मीडियम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ट्रांस मीडियम टेक्नोलॉजी जैसी हरकत एक तरह से इसमें महसूस की जा रही है। लेकिन दावा यह है कि जो सामान्य पनडुब्बियां हैं, उन सामान्य पनडुब्बियों से बहुत डिफरेंट एक तरह से इनका बिहेवियर होता है। कई वैज्ञानिक इसे बहुत बड़ा रहस्य मानते हैं। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐप्स पर दावा किया गया कि ये जो यूएसओ या यूएफओ है, वो अमेरिका में पिछले काफी वक्त से नजर आए हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस है। इस पूरे रहस्य के केंद्र में दरअसल एक ऐप आ चुका है जिसका नाम है एनिग्मा। एनिग्मा एक यूएफओ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आम लोग किसी भी रहस्यमय वस्तु की साइटिंग रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस ऐप का दावा यह है कि 2022 से लेकर अभी तक 30,000 से ज्यादा यूएफओ और यूएसओ साइटिंग दर्ज की जा चुकी है। लेकिन अगस्त 2025 के बाद में अचानक से समंदर से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स बढ़ने लगी। मतलब जो पहले कुछ घटनाएं नजर आती थी, 2025 के बाद में उनकी संख्या में इजाफा होने लगा। अब दावा यह है कि अमेरिका का जो समंदर का तट है, वहां पर 16 किलोमीटर के दायरे में 9,000 से ज्यादा यूएसओ साइटिंग दर्ज की गई है। इनमें करीब 500 घटनाएं तो जो घटनाएं जो तट है उनसे मात्र 8 किलोमीटर के भीतर हुई हैं। और सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं कैलिफोर्निया से, सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं फ्लोरिडा से, यानी वो इलाके जहां पर अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां सबसे ज्यादा रहती हैं। और अगर ऐसा है तो आखिर इसके क्या मायने हैं। लेकिन अब एक बड़ा रहस्य है अमेरिकन नेवी के लिए भी। आइए आपको जरा इस ऐप के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये क्या ऐप है जिसका नाम एनिग्मा है। दरअसल एनिग्मा बहुत चर्चा में है इन दिनों। यूएफओ रिपोर्टिंग ऐप इसे कहा जाता है और 2022 से डेटा कलेक्शन एक तरह से एनिग्मा ने शुरू किया और बताया जा रहा है कि अभी 2022 से लेकर 2026 तक में एनिग्मा ऐप के पास में 30,000 से ज्यादा साइटिंग रिकॉर्ड्स हैं। अगस्त 2025 के बाद से जो रिकॉर्ड्स इसमें आना दर्ज हुए वो लोगों को हैरत में डाल देते हैं। कैसे? दरअसल अगस्त 2025 के बाद से अचानक से यूएसओ रिपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गए। अब दावा किया गया कि करीब 9,000 से ज्यादा यूएसओ साइटिंग यहां पर देखी गई। अमेरिका की जो तटीय इलाके हैं वहां पर इनकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो गई। 16 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा रिपोर्ट सामने आई है। ये जो 16 किलोमीटर का दायरा था उसमें 8 किलोमीटर सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ऐसा क्यों? दरअसल दावा किया जा रहा है कि समंदर का एक पर्टिकुलर 8 किलोमीटर का जो दायरा है, उस एकमात्र इस दायरे में ही 500 घटनाएं एक तरह से दर्ज की गई है। कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा केसेस यहां पर नजर आए, सबसे ज्यादा साइटिंग यहां पर दर्ज हुई और दूसरे नंबर पर आता है फ्लोरिडा। अब दरअसल ये जो ऐप है, ये ऐप ऐसा है जिसपे आम लोग भी, आम व्यक्ति भी रिपोर्ट अपलोड करते हैं और उसके बाद में बाकायदा उसकी तमाम पोजीशंस देखी जाती हैं। ये देखा जाता है कि वो कितने तथ्यात्मक रूप से सही है। दरअसल जो आम जनता है इस ऐप पर फोटोज या वीडियोस या लोकेशन भी एक तरह से ऐड कर सकता है कि अगर कोई इस तरह की आशंका है तो वहां पर जाकर देखा जा सकता है सबूतों के साथ में। और यही वजह है कि एनिग्मा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसके डेटा को लेकर कई बार रिसर्च भी होती रही है। लेकिन सबसे खास बात ये कि सवाल तो अब ये खड़ा होने लगा कि आखिर लोगों ने देखा तो देखा क्या। दरअसल कई लोग ये दावा करते हैं कि समंदर के अंदर कुछ चमकती हुई सी वस्तुएं नजर आती हैं और एक नहीं बल्कि 2 वस्तुएं एक साथ दिखाई देती हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जो वस्तुएं हैं अचानक से पानी से बाहर निकलती हैं, कुछ समय के बाद में वापस अंदर चली जाती हैं। यहाँ तक भी ठीक था, हो सकता है कोई जीव हो सकता है समंदर का कोई जीवाश्म हो, कोई मछली हो, कोई अलग तरह का जानवर हो। लेकिन लोग दावा करते हैं कि ये वो वस्तुएं हैं जो अचानक से पानी से बाहर निकलती हैं, आसमान में उड़ने लगती हैं और फिर दोबारा समंदर में समा जाती हैं। अब ऐसा तो कोई मछली भी नहीं कर सकती जो आसमान में उड़े। यही वजह है कि वैज्ञानिकों के लिए बड़ा चर्चा का विषय है। ये बताया जाता है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सामान्य जहाज या पनडुब्बियां उनकी बराबरी नहीं कर सकती।
कुछ घटनाओं में रडार या सेंसर पर भी असामान्य गतिविधियां दर्ज हुई और यही वजह है कि अब जो सैन्य टीम है वो भी, उसके लिए भी एक बड़ा विषय ये है। यानी मामला सिर्फ आंखों देखी बात तक सीमित नहीं रहा, उसके कई तथ्य यहाँ पर सामने आए हैं। लोग हैरत में पड़ गए, लोग हैरानी में आ गए। कैसे? दरअसल लोग दावा कहते हैं कि समंदर के अंदर कुछ रहस्यमय रोशनी बार बार देखी जाती है। समंदर के अंदर की हलचल होती तो लोग इसको फिर भी पचा लेते, लेकिन पानी के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं, अचानक से तेज मूवमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं और अचानक देखते ही देखते ये दिशा भी बदल देते हैं। पानी से बाहर ये जो वस्तु है वो आती है, हवा में उड़ान भरती है, कुछ समय के बाद में अचानक से समंदर के अंदर आ जाती है और गायब हो जाती है। कई घटनाओं में सेंसर एक्टिविटीज नजर आई, रडार पर अजीब से सिग्नल रिकॉर्ड किए गए। अब ऐसे सिग्नल जो सामान्य जहाज जैसे तो बिल्कुल नजर नहीं आते और इनकी गति इतनी ज्यादा है जो सामान्य तो बिल्कुल नजर नहीं आती। कई जगहों पर तो क्लस्टर साइटिंग देखी गई, यानी कि एक नहीं बल्कि एक साथ कई ढेर सारे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स नजर आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सबसे ज्यादा इस तरह की हलचल रात के अंधेरे में महसूस की गई। जो रिपोर्ट सामने आई है, रात के वक्त में हलचल ज्यादा नजर आई। अब इस पूरे मामले ने तब और भी ज्यादा सनसनी फैला दी जब पूर्वी अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने चिंता जाहिर की। रिटायर्ड रियल एडमिरल टिम गैलॉडेट ने यह दावा किया कि ऐसी वस्तुएं समंदर में सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। उन्होंने दरअसल 2019 की घटना का जिक्र किया। दावा ये किया कि यूएसएस ओमाहा जहाज के पास में एक ऐसी ही रहस्यमय वस्तु एक वक्त में दिखाई दी थी जो बाद में प्रशांत महासागर से अचानक से गायब हो गई। पूर्व अधिकारियों का यह भी कहना है कि कई बार सैन्य जो सेंसर्स हैं वो ऐसी वस्तुओं को रिकॉर्ड कर चुके हैं जो इंसानी तकनीक से की जैसी नजर नहीं आती, इंसानी तकनीक से कहीं आगे लगती है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक किसी भी एलियन गतिविधि की पुष्टि नहीं की, लेकिन जो असामान्य माना जाता है, जो इंसानी बनावट से, किसी संरचना से परे नजर आता है, जो प्रकृति से दूर नजर आता है, आखिर उसे क्या कहा जाए। अमेरिका के नौसेना की तरफ से भी इस पर चिंता कई बार जाहिर की गई है। पूर्व नौसैनिक अधिकारी कई बार चेतावनी दे चुके हैं इस तरह की मूवमेंट्स के लिए। ये भी दावा कर चुके हैं ये जो परिस्थितियां या जो मूवमेंट्स जिसे यूएसओ यूएफओ कहा जा रहा है वो समंदर की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। समंदर की सुरक्षा पर बड़े खतरे की आशंका कई अधिकारी जता चुके हैं। कई बार घटनाएं सामने आई जिसमें 2019 का जिक्र है। यूएसएस ओमाहा जो कि युद्धपोत है अमेरिका का, ओमाहा पर दरअसल कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए थे जहां पर रहस्यमय वस्तु समंदर में अचानक से महसूस हुई, हलचल हुई, लेकिन कुछ ही समय के बाद गायब हो गई। ये दरअसल वाकया हुआ 2019 में। बताया जा रहा है कि जो सैन्य सेंसर्स हैं उसमें भी कई तरह की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। जो पायलट्स रहे उन्होंने भी कई असामान्य मूवमेंट्स देखे। रडार डेटा पर भी अब सवाल उठने लगे। सरकार पर भी जानकारी छिपाने के आरोप कई बार लगाए गए। बाकायदा नौसेना की तरफ से कुछ वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें जांच की गई और उसमें यह पाया गया कि ये जो कुछ वस्तुएं थी काफी वक्त तक तो समंदर में नजर आती रहीं, लेकिन प्रशांत महासागर में एक तरह से कुछ समय के बाद गायब हो गए। और हैरान करने वाली बात यह कि प्रशांत महासागर ही एक तरह से बड़ा केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि इन तमाम बढ़ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अब तमाम सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। ये दावे भी एक तरह से किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये एलियन है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। अब तक ऐसा कोई भी पक्का वैज्ञानिक सबूत सामने नहीं आया जो ये साबित कर दे कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। कुछ वैज्ञानिक ये जरूर कहते हैं कि ये एडवांस ड्रोन हो सकते हैं, कुछ इसे सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी मानते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी हो सकती हैं। लेकिन बार बार सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये इंसानी तकनीक नहीं तो आखिर ये है तो है क्या? क्योंकि बार बार एलियन के बारे में बात कही जाती है, यूएफओ के बारे में बात कही जाती है।
कई बार कई रिपोर्ट सामने आई, लेकिन इस एलियन थ्योरी में सच्चाई कितनी है वो भी जान लेते हैं। दरअसल एलियन होने का अभी तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिला कि ये दावा किया जाए कि प्रशांत महासागर में जो हलचल हो रही है, जो घटना हो रही है, वो किसी एलियन गतिविधि का हो। वैज्ञानिक अभी सिर्फ जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। एडवांस ड्रोन भी हो सकता है, ये भी संभावना एक तरह से जताई जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि जिस तरह से कुछ बिजली जैसा चमकता है, समंदर के अंदर नजर आता है, आसमान में जाता है, फिर समंदर में आ जाता है, हो सकता है किसी एडवांस ड्रोन हो, उसकी कोई घटना हो। जो सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है, एक तरह से सीक्रेट मिलिट्री इसी तरह की किसी टेक्नोलॉजी का शक भी जता रही है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक घटनाओं की भी कई बार चर्चा हुई कि ये किसी तरह की प्राकृतिक घटना हो सकती है। ट्रांस मीडियम क्षमता ने एक तरह से जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लोग क्यूरियस हो रहे हैं इसे जानने के लिए। समंदर की गहराई में कई रहस्य छिपे हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। प्रशांत महासागर का बड़ा हिस्सा कहा जाता है अभी भी अनछुआ है इन रहस्यों से, वो अभी भी रहस्यों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। यूएफओ समुदाय एलियन थ्योरी एक तरह से मानता है, वैज्ञानिक समुदाय सतर्क रूप में इसे देखता है और सोशल मीडिया पर यह बहुत तेज है। सरकार से पारदर्शिता की एक तरह से मांग की जा रही है। लेकिन समझिए, धरती का करीब 71% हिस्सा जो पानी से ढका हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि महासागर का बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ। समंदर की गहराइयों में ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में इंसानों को जानकारी नहीं, और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई रहस्यमयी तकनीक छिपती है तो महासागर सबसे सुरक्षित जगह हो सकता है। यानी सवाल सिर्फ एलियंस का नहीं है, सवाल ये भी क्या इंसान अब तक समंदर को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया? तो क्या अमेरिका के समंदर में सचमुच कोई रहस्यमयी ताकत सक्रिय है? क्या ये किसी दुश्मन देश की सीक्रेट टेक्नोलॉजी है? क्या इंसानों ने ऐसी मशीनें तैयार कर ली जो पानी और हवा दोनों में काम कर सकती है, या फिर समंदर की गहराइयों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिसे दुनिया अभी समझ ही नहीं पाई? फिलहाल सवाल बहुत ज्यादा है, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है और जवाब बहुत कम। लेकिन एक बात तो तय है कि यूएसओ और यूएफओ की ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। और वर्ल्ड नाउ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।